कोरोना वायरस के खतरे से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करने के बारे में आज ट्विटर पर जानकारी दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को राष्ट्र को संबोधित किया था और रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करने और अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की वजह से उपजे हालात पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी की जनता से जुड़ेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव या सवाल भेजने को कहा है। कोरोना की स्थिति को लेकर अगर किसी के पास कोई सुझाव या सवाल है तो नरेंद्र मोदी ऐप के कमेंट सेक्शन में जाकर साझा जानकारी वहां पर वो कमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोगों से भी संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को नवरोज पर्व की शुभकामनाएं भी दी। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी बार बातचीत हुई है। 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सार्क देश कोरोना संकट से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक बार फिर कहा है कि कोरोना के कारण पैदा हुए इस संकट की घड़ी में भारत अफगानिस्तान की हर संभव मदद करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को नवरोज पर्व की शुभकामनाएं भी दी। कोरोना को लेकर लोगों और कारोबार जगत को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज देगी। सरकार ने टैक्स संबंधी कई मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर दिया है और इसके साथ ही आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद थे। देश में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों और आयकर दाताओं के लिए राहत भरे ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों और कारोबार जगत को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज देगी। Work is going on and we are very close to coming up with an economic package which will be announced sooner rather than later. However, in the meanwhile, many statutory and regulatory compliance related issues, since we are in March, which is normally the last month of the year end, we need to address. There has been several calls, I agree, for us to respond to in terms of deadlines that people are struggling to keep. वित्त मंत्री ने आम आदमी के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष यानी साल 2018-19 के लिए इनकम टैक्स भरने की मियाद 30 जून तक बढ़ा दी है।
इसके साथ ही आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 12% के बजाय 9% ब्याज लगेगा। अगले 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। The last date for income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020, and for the delayed payments, interest rate has been reduced from 12 to 9%. No extension, but on the delayed deposit of TDS, only reduced interest of 9% will be charged on the delayed deposit till June 30th, 2020. The current prevailing interest rate is 18% for the delayed deposit on TDS. सरकार ने जीएसटी फाइलिंग की अंतिम तारीख में बदलाव किया है। कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी दाखिल करने की अंतिम तारीख को 30 जून तय किया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम का समय भी बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है और इस पर 10% का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। 5 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों पर देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कोई भी ब्याज, जुर्माना या लेट फी नहीं लगेगी। उनके लिए ब्याज दर 9% कर दी गई है। अगले 2 तिमाहियों तक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई है। जीएसटी को लेकर भी कुछ राहत देने का प्रयास यहाँ पर किया है। जहाँ आखिरी डेट फाइलिंग की थी मार्च, अप्रैल और मई 2020 रिटर्न्स के लिए या कंपोजिशन रिटर्न के लिए, मुद्रा योजन के लिए, उसको भी विस्तार करके उसकी भी डेट आगे बढ़ाकर उसको 30 जून 2020 किया गया है, ताकि छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको इसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है, यानी ये फंड अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे कारोबार और अन्य कामकाज लगभग ठप है। इसका बड़ा नुकसान कंपनियों और इकोनॉमी को हो रहा है। ऐसे में कंपनियों को राहत पैकेज मिलने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय उद्योग महासंघ ने आयकर दाताओं और कारोबारियों को रियायत देने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की सराहना की है। The idea behind her schemes, first, is to clear all doubts on compliance, to make minds easy. It covers all kinds, from whether it's right from income tax to fisheries to commerce to GST. I think essentially the schemes are related to delay in timings and giving extra time, as well as in the bankruptcy code to support MSMEs. These are all very welcome, and I think the stock market itself has risen to about 1,200 points, so that's very good. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजधानी दिल्ली के हेड ऑफिस में एनसीडीसी के अधिकारियों और अलग अलग राज्यों के एनसीडीसी के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस के मुद्दे पर संपर्क किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 64,000 लोग विदेशों से भारत लौटे हैं, जिसमें से 8,000 लोगों को सरकारी व्यवस्था में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं 56,000 लोग होम क्वारंटाइन हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल लोग सरकार के आदेशों का पालन करें, जिसमें 1 मीटर की दूरी रखना, भीड़ इकट्ठी न करना जैसे आदेशों को माने तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। पिछले 3-4 दिन में ही मैंने देखा कि लगभग 64,000 पैसेंजर्स जो हैं 21 तारीख से लेकर अभी के बीच में विदेशों से भारत में आए हैं, जिसमें से लगभग 8,000 से ज़्यादा को सरकार की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखा गया है और लगभग 56,000 जो है वो होम क्वारंटाइन में है। तो ये समय वो है जिसमें कि
होम क्वारंटाइन और सरकारी क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी सरकार की व्यवस्था से कोऑपरेट करना है, समाज के साथ कोऑपरेट करना है, अपने घर के लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। एक तरफ जहां संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ मरीज इलाज से ठीक भी हुए हैं। ताज़ा मामला श्रीनगर का है, जहां कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज इलाज के बाद ठीक हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 560 जिलों में लॉकडाउन है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने राज्यों से सख्ती से लॉकडाउन को लागू करने के लिए कहा है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 519 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 10 की मौत हो चुकी है। 39 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अभी देश भर में एक्टिव केसों की बात करें तो ये संख्या 470 है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज शाम 5 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं बिहार में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। पूरे बिहार में कोरोना वायरस का राज्य में कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहीं बात करें गुजरात की, तो वहां भी लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में बंद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 27 मार्च तक यूपी के सभी 75 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। वहीं किराना की दुकानें कल से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के लिए खुलेंगी। फल, सब्जियां और दूध की दुकानें लगातार खुली रहेंगी। बात कर ले महाराष्ट्र की, तो यहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या यहां बढ़कर 106 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आज शाम 5 बजे से 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहीं कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट विकसित कर ली गई है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये किट और 100 रोगियों का टेस्ट कर सकती है। ये किट पहले से कम समय में टेस्ट के नतीजे देने में सक्षम है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 हाल ही में फैले कोरोना वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में इसका प्रकोप शुरू होने से पहले तक इस नए वायरस व बीमारी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस से निपटने के संयुक्त प्रयास के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया। दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में भी विचार विमर्श किया। प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव दिया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसी कड़ी में यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष जोसेफ फॉन्टेल्स से भी बातचीत की। विदेश मंत्री ने भारत की तरफ से यूरोपीय समुदाय को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को टाल दिया है।
राज्यसभा की 55 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया था। इनमें से 37 सीटों पर प्रत्याशियों का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है, लेकिन 18 सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए 26 मार्च को मतदान का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आयोग ने मतदान को फिलहाल टालने का फैसला किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो मतदान एजेंट से लेकर वोटरों का जमावड़ा लगेगा, जो मौजूदा स्थिति के लिहाज से सही नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में सभी यात्री रेल सेवाओं को पहले ही रोका जा चुका है। लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता लाने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्वीट किया है, भारतीय रेल कभी युद्धकाल में भी नहीं रुकी। कृपया परिस्थितियों को गंभीरता से समझिए, घर में ही रहिए। रेलवे के सामने ऐसे हालात कभी नहीं आए। इस मुश्किल वक्त में रेलवे कर्मचारियों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है और इसे देखते हुए रेलवे ने अनुबंधित कर्मचारियों यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए बड़ा फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि मौजूदा रेलबंदी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 70% भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे देश भर में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में मुश्किल हालातों के मद्देनजर केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा एकत्रित सेस फंड से डीबीटी के जरिए धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। सेस फंड के तौर पर करीब 52,000 करोड़ रुपए की धनराशि है और कुल 3.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्डों में रजिस्टर्ड हैं। कोरोना संक्रमण के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के फैसले के बाद इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था, जिसे देखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है। और बात करते हैं राजधानी की, तो कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कर्फ्यू लागू किए जाने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आई है और ये अच्छी खबर है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए राजधानी में कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। आपकी सारी तकलीफ़ें हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तकलीफ़ें कैसे कम हो उस दिशा में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त सब लोगों की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सारे कदम उठा रहे हैं, इतने कठोर कदम उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे और इसमें इन कठोर कदमों में पूरी तरह से साथ देंगे। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से निवेदन किया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ग्रामीण इलाकों पर खास ध्यान दिया जाए। शहरों से ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। ऐसे में कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों के साथ मनरेगा मजदूरों को खास मदद की जरूरत है। किसान यूनियन ने सरकार से सब्जियों और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को चिकित्सा आपूर्ति के साथ शीर्ष प्राथमिकता देने को कहा है।
कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 17,000 के करीब पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से 175 देशों के 3,86,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में इस वायरस ने ले लिया है, जिसमें यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की आवाजाही पर कम से कम 3 हफ्ते के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। वायरस के चलते देश में मृतकों की संख्या 335 पर पहुंच गई है। I wanted to try to say something today about how I see the timescale of this campaign and where we're going and what we need to do. And I do think, looking at it all, that we can turn the tide within the next 12 weeks, and I'm absolutely confident that we can send a coronavirus packing in this country. वहीं अमेरिका में भी कोरोना का कहर जारी है। अमेरिका में कोविड-19 से अब तक 541 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंच गया है। संकट की इस घड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि स्थिति जल्द सुधरेगी और बहुत ज्यादा वक्त तक लोगों को घरों में नहीं रहना पड़ेगा। America will again and soon be open for business, very soon, a lot sooner than 3 or 4 months that somebody was suggesting. A lot sooner. We cannot let the cure be worse than the problem itself. We're not going to let the cure be worse than the problem. कोरोना वायरस से स्पेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे में 514 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक 2,696 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं संक्रमित लोगों के आंकड़ों की बात करें तो ये 40,000 के करीब पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण की मार इटली में सबसे ज्यादा पड़ी है। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से सोमवार को 601 और लोगों की मौत के बाद अब तक सबसे ज्यादा 6,000 मौतें हुई हैं। वहीं ईरान में मंगलवार को 122 लोगों की मौत हो गई। ईरान में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 1,934 हो गया है। चीन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 78 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 74 लोग विदेश से आए थे। नए मामलों के बाद चीन में भय का माहौल है कि संक्रमण का दूसरा चरण शुरू ना हो जाए। भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल में हालात काबू में हैं। हालांकि पाकिस्तान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है। लोगों की मदद के लिए सेना की मदद ली जा रही है। कोरोना वायरस दुनिया के तकरीबन सभी देशों में फैल चुका है और इसमें 16,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सभी देशों ने सामान्य रणनीति यही बनाई है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, अपनी क्षमता बढ़ाएं, ताकत बढ़ाएं, ताकि कोरोना वायरस उनको प्रभावित न कर सके। अब इसमें कितना समय लगेगा किसी को पता नहीं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या उससे भी ज़्यादा, लेकिन कोरोना वायरस हारेगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टेलीविजन के लिए, दिल्ली से। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के चलते टोक्यो ओलंपिक खेल को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ओलंपिक खेल को स्थगित करने के लिए आईओसी के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था, जिसका आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने समर्थन किया। कई देश टोक्यो ओलंपिक को स्थगित करने के लिए पहले ही अपना पक्ष रख चुके थे। ओलंपिक खेल रद्द करने की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक से इस बारे में बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब टोक्यो ओलंपिक 2021 में होंगे।